सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे बहुत ही उपयोगी हमारे लिए रहने वाला है और हमारी कक्षाओं में तो हमारे लिए उपयोगी है, जीवन में भी हमारे बहुत काम आने वाला वह बिंदु है। और वह बिंदु है सरकार के अंग। और सरकार के अंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, कोई सी भी कक्षा के सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय कई बार ये होता है, कई शब्दावली ऐसी आती है, ये सांसद है, ये विधायक है, ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, ये संसद है, ये विधानसभा है, और हम सोचते रहते हैं आखिर होती क्या है, इनका हमारे सरकार में क्या योगदान है। तो देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर कहीं पर भी कोई सी भी सरकार है, वह सरकार अगर है तो निश्चित रूप से उसके 3 अंग होंगे और 3 अंगों के माध्यम से वो कार्य करेगी सरकार। तो 3 अंग कौन कौन से? वह अंग है सर्वप्रथम मान लो व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका ये पहला अंग हो गया। दूसरा आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका। और तीसरे पे आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका कभी आपने विचार किया, नाम तो सुना है इनका, लेकिन कभी विचार किया कि इनमें कौन कौन आते हैं, किस प्रकार ये कार्य करती है, क्या इनकी प्रक्रिया होती है? तो आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि व्यवस्थापिका, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि व्यवस्था करने वाली अर्थात संसद, यह इसके अंतर्गत आती है, जिसको हम संसद के नाम से जानते हैं। अब कैसे? अब संसद भी व्यवस्थापिका को भी 2 भागों में बांटा गया। व्यवस्थापिका को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी में? एक तो हम सुनते हैं लोकसभा, और दूसरी राज्यसभा। दूसरी हो गई राज्यसभा। अब एक चीज और है कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, यह भी हमको ध्यान रखना है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। और इस राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। इसको उच्च सदन कह दिया, उसको निम्न सदन कह दिया। तो आपको पता है कि हमारा देश संघीय ढांचे में चलता है। यहां पर केंद्र होता है, राज्य होता है, और केंद्र की सरकार अलग होती है और राज्य की सरकार अलग होती है। आपने देखा होगा, निश्चित रूप से सुना भी होगा कि ये केंद्र सरकार है, कि जिसमें जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये केंद्र सरकार है। और मुख्यमंत्री का नाम ले तो कोई भी राज्य, जैसे गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, ये हमारे मुख्यमंत्री है। इस प्रकार सुना होगा आपने। तो ये केंद्र और राज्य, तो व्यवस्थापिका की जो बात है उसको हम भी 2 भागों में बांटेंगे, यहां पर केंद्र और राज्य। तो केंद्र में तो ये हो गया, राज्य में भी मैं बताने जाऊंगा, उसके पहले अब लोकसभा और राज्यसभा, ये तो केंद्र में हो गया काम। और व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून बनाने का, कानून बनाने का काम है इसका। अब राज्य स्तर पर, प्रांत स्तर पर अगर हम बात करें तो प्रांत स्तर पर जो हमारा विभाजन है वो किस प्रकार रहता है, वो भी देख लेते हैं। प्रांत स्तर पर, राज्य स्तर पर देखिए, ये तो केंद्र का हो गया। अब राज्य की बात करें, राज्य में भी 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। एक हो गया विधान परिषद, 2 हो गए। लेकिन यहां पर तो राज्यसभा है, इस पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं केंद्र में तो। लेकिन यहां विधान परिषद जो है, इसका कोई जरूर नहीं। राज्य चाहे तो अपने राज्य विधान परिषद लागू कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। कुछ राज्यों में हमारे यहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था भी है, सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, विधानसभा। और जिस प्रकार यहाँ लोकसभा में जो चुन करके जाता है व्यक्ति, लोकसभा में जो चुनता है, राज्यसभा में जो चुनता है, उसको बोलते हैं सांसद।
उसको बोलेंगे हम सांसद। और सांसद के साथ साथ चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, और लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से सांसद चुने जाते हैं, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष का मतलब सीधे ही हम खुद व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, वयस्क है, वो सब उसमें जाकर के वोट दे सकता है। लेकिन राज्यसभा के जब चुनते हैं सांसद तो उसमें हमारी भागीदारी नहीं होती है, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए जो सांसद है, विधायक है, ये उनको जिताने का काम करते हैं, इसलिए उसमें उच्च सदन में वो मानते हैं। तो अब यहाँ पर लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। वो स्थिति विधानसभा में कोई अगर जीतता है, ध्यान रखना, विधानसभा में अगर कोई जीत करके जाता है तो उसको हम बोलते हैं विधायक, उसको बोलेंगे विधायक। और जैसे हम सांसद को जैसे एमपी बोल देते हैं, सुना होगा हमारे क्षेत्र का एमपी ये है, और विधायक में हम क्या बोल देते हैं? एमएलए। ये एमएलए हो गया। तो एमएलए हमारे राज्य के हिसाब से और एमपी केंद्र के हिसाब से। एमपी को सांसद कहते हैं और विधायक को एमएलए कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक की जो व्यवस्थापिका का जो चक्र है वो हमारे समझ में आ गया होगा, क्योंकि व्यवस्थापिका में हमारे जो संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य दो भागों में बांटा गया, और उसके अंतर्गत केंद्र में जो व्यवस्थापिका के अंदर लोकसभा और राज्यसभा आती है, और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद आती है। अब आती है कार्यपालिका की बात। कार्यपालिका में क्या होता है? अब कार्यपालिका को भी समझिए। कार्यपालिका में आता है सर्वप्रथम राष्ट्रपति, शुरुआत में राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को एक बात और ध्यान रखना, कभी भी पूछे भारत का प्रथम नागरिक कौन है तो वह राष्ट्रपति ही होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जी जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है। अब आप सोचते होंगे सारा काम तो प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति का तो नाम आता ही नहीं। राष्ट्रपति के आदेश से ही सारे काम होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करते हैं, आदेश देते हैं? वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री इनकी सलाह पर वो कार्य करते हैं, इसलिए मोहर अंत में जाकर राष्ट्रपति की लगती है। तो ये तीन तो है। इस प्रधानमंत्री के पश्चात यहाँ पर मंत्री परिषद, इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और मंत्रिपरिषद में आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे कि ये कैबिनेट मंत्री, जैसे 3 भागों में बांटते मंत्रियों को भी, 3 भागों कैसे? कैबिनेट मंत्री, और यहां पर राज्य मंत्री और उपमंत्री, इस तरह 3 भागों में मंत्रियों को बांट दिया जाता है। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये मंत्रियों। तो ये सब कार्य करती है। ये तो क्या करते हैं? व्यवस्थापिका कानून बनाती है, और उस कानून के अनुसार कार्य करवाने का और करने का कार्य कौन करते हैं? ये कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंतर्गत अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री, ये तो लोकसभा में भी आते हैं या राज्यसभा से भी चुन करके आ सकते हैं, तो ये फिर इसको प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को इधर रखेंगे या इधर रखेंगे? तो देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा के कोई से भी दोनों सदनों में से, उनमें से किसी एक का सदस्य वो होता है। और उसके पश्चात जब वो प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, मंत्रियों की शपथ मंत्री लेते हैं, तो वह कार्यपालिका की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं। व्यवस्थापिका के तो वो भाग रहते ही, उसका तो हिस्सा है ही, उसके अलावा कार्यपालिका में वो आ जाते हैं। तो कानून बनाने में उनका भी बराबर योगदान होता है। ये तो रही केंद्र की बात। अब राज्य में क्या होता है? राज्य में यहां पर जैसे हमने लिखा कार्यपालिका केंद्र के हिसाब से। अब राज्य में क्या होता है? राज्य में वही स्थिति है। यहां पर देखो, राज्य में जहां पर इधर राष्ट्रपति है, तो राज्य में क्या होगा? राज्य में हो गया राज्यपाल। जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है केंद्र में, वहां राज्य में राज्यपाल की भूमिका हो जाती है।
इसके पश्चात यहाँ उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति अगर कोई उपराज्यपाल है या नहीं है तो उसके हिसाब से वो आ जाते हैं। बाकी फिर मुख्यमंत्री, अगर उपराज्यपाल भी है तो उपराज्यपाल भी इसमें आएंगे, तो मुख्यमंत्री आ जाते हैं। यहाँ पर कौन है? प्रधानमंत्री। केंद्र का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और यहाँ पर राज्य के मुखिया जो होते हैं उसको हम बोलेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बाद में मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन आएंगे? वही कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। वही की वही बात यहाँ पर हो जाएगी, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये राज्य को हो गया। बिल्कुल सेम आप ध्यान रखो, वही की वही प्रक्रिया है, संघीय ढांचा चल रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत आप ये गौर करो कि यहाँ पर राष्ट्रपति है तो यहाँ पर राज्यपाल, यहाँ प्रधानमंत्री है तो राज्य में मुख्यमंत्री, यहाँ मंत्रिपरिषद है तो इधर भी मंत्रिपरिषद होती है। और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट और राज्य और मंत्री, आप देखो कैबिनेट मंत्री का दौरा हुआ, इस तरह के शब्द सुने होंगे आपने, राज्य मंत्री का दौरा हुआ, तो वह यहाँ पर इस प्रकार आता है। अब रही बात न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है? न्यायपालिका में आपने देखा होगा एक तो सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट, अब आ जाए न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है? तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 3 तरह के कोर्ट होते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नाम सुना होगा, और सेशन कोर्ट, जिला सेशन कोर्ट जो भी है जिले में, सेशन कोर्ट। यहां पर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ये राज्य का, केंद्र का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर केवल भारत सरकार के मामले सुलझेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ इसकी प्रणाली है कि पहले व्यक्ति जिले में जो कोर्ट है, जिला सेशन न्यायालय, वहां पर अपील करेगा, और वहां पर वह संतुष्ट नहीं होता है तो राज्य के जो हाई कोर्ट है वहां पर जाकर के वो अपील करेगा। और इसके पश्चात यहां पर भी उसका समाधान नहीं हुआ तो एससी लिखते हैं ना, एससी और एचसी, इस प्रकार शब्द देखे होंगे आपने। तो एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, तो वह अंत में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अपनी फरियाद लेकर के। ऐसा नहीं है छोटी सी बात होते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, एक एक स्टेप पार करते वो जाते हैं। और हमारे यहाँ पर कोर्ट अर्थात न्यायालय और सरकार, इनको ये स्वतंत्र माने गए, न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया, इसलिए कभी भी कोई निर्णय वो दे सकते हैं। सरकार अगर कहीं भी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई गलत काम करती है तो उन पर निगरानी का काम भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनमें शिकायत करके और अपील दायर करके उनको, कई बार देखा होगा आपने, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री को या सरकार को या केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको फटकार दे देते हैं, क्योंकि व्यवस्था संचालन में उनका भी योगदान होता है। और कार्यपालिका क्या करती है? इसके द्वारा जो कानून बनाए गए उसके अनुसार काम करती है कार्यपालिका। न्यायपालिका कोई गलत काम हो रहा है तो न्याय व्यवस्था उसको संभालती है। तो इस प्रकार ये सरकार के अंग रहते हैं, और आशा करता हूं आपके सरकार के अंग भली प्रकार समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।